सुप्रभात, मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाय टाइम्स की ओर से। आपकी बहादुरी ने दुनिया को एक संदेश दिया है। पीएम मोदी ने सीमा पर गतिरोध के बीच भारतीय सैनिकों को लताड़ लगाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को लद्दाख के निमू में सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि उनके द्वारा दिखाए गए शौर्य और उनके हमवतन लोगों ने भारत की ताकत के बारे में दुनिया को संदेश दिया है। आपने और आपके हमवतन ने जो बहादुरी दिखाई उससे एक संदेश गया है। भारत की ताकत के बारे में दुनिया या जवानों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आपकी हिम्मत आज जहां आप तैनात हैं उससे अधिक है। आत्मनिर्भर भारत का दृढ़ संकल्प आपके त्याग और साहस से मजबूत होता है। प्रधानमंत्री ने कहा। पीएम मोदी ने यहां संबोधन के दौरान सैनिकों ने सामाजिक दूरी बनाए रखी। पीएम मोदी ने शुक्रवार को लद्दाख का औचक दौरा किया और चीन के साथ जारी तनाव के बीच निमो के वरिष्ठ अधिकारियों ने इनकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत और आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवानी भी थे। वे आज तड़के निमो पहुंचे और सेना, वायुसेना और आईटीबीपी के जवानों के साथ बातचीत की। 2 करोड़ से अधिक N95 मास्क, 1.18 CRPP किट, 11,000 वेंटिलेटर राज्यों को आपूर्ति 1 अप्रैल से यूटी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा, केंद्र ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय संस्थानों में 2.02 करोड़ से अधिक N95 मास्क और 1.18 करोड़ से अधिक पीपी किट वितरित किए हैं। इसके अलावा 11,300 मेक इन इंडिया वेंटिलेटर अब तक उपलब्ध हैं। विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय संस्थानों में भेज दिया गया है, जिनमें से 6,154 पहले ही विभिन्न अस्पतालों में वितरित किए जा चुके हैं, यह कहा गया। केंद्र सरकार भी उनकी स्थापना या कमीशन सुनिश्चित कर रही है। इससे वेंटिलेटर की उपलब्धता में बड़े अंतर को पाटने में मदद मिलेगी। कोविड आईसीयू की सुविधा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1.02 लाख ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति भी कर रहा है, जिनमें से 72,293 को ऑक्सीजन बेड को मजबूत करने के लिए वितरित किया गया है। इसके अलावा 6.12 करोड़ HCQ से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को टैबलेट दिए गए हैं। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर रोकथाम के लिए लगातार काम कर रही है, कोविड-19 की प्राप्ति और प्रबंधन बयान में कहा गया है। भारत में 20,903 कोविड-19 मामलों का उच्चतम एकल दिवसीय स्पाइक, कुल मामला 6,25,544। भारत के कोविड-19 मामलों में शुक्रवार को देश के कुल टैली को 6,25,544 तक ले जाने के एक दिन में 20,000 से अधिक की वृद्धि हुई, जबकि केंद्रीय मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 379 नई मृत्यु के साथ 18,213 मौतें हुई। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, तेलंगाना और कर्नाटक के साथ शुक्रवार सुबह 8 बजे तक पिछले 24 घंटों में 20,903 कोरोना वायरस संक्रमण दर्ज किए गए, जो एक दिन की वृद्धि में प्रमुख योगदान करता है। रिकवरी की संख्या 3,79,891 है, जबकि एक मरीज ने पलायन किया है। एक अधिकारी ने कहा कि वर्तमान में देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 2,27,439 सक्रिय मामले हैं। इसके अलावा लगभग 60.73% मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। एक अधिकारी ने कहा, पुष्टि किए गए कुल मामलों में विदेशी शामिल हैं। यह 4 का उछाल रहा है। 35,009 कोविड-19 मामलों में 1 जून से आज तक ICMR के अनुसार 92,97,739 नमूनों की कुल संचय जांच जुलाई तक की गई। 2,41,576 नमूनों का परीक्षण किया गया। यदि पिछले 24 घंटों में 37,000 लोगों की मौत हुई, 125 में से अरस्तु दिल्ली में 61, तमिलनाडु में 57, गुजरात और कर्नाटक से 19, उत्तर प्रदेश से 17, पश्चिम बंगाल से 16, हरियाणा से 11, जम्मू कश्मीर से 10, राजस्थान से 9, तेलंगाना और मध्य प्रदेश से 8, बिहार से 7, आंध्र प्रदेश से 5, पंजाब से 3, पुदुचेरी से 2 और केरल और उत्तराखंड से 1-1। विधानसभा सत्र से पहले कोविड-19 के लिए परीक्षण करवाएं, गोवा स्पीकर से विधायकों के लिए। गोवा विधानसभा के मानसून सत्र से पहले अध्यक्ष राजेश पाटनाकर ने सभी विधायकों से अपील की है कि वे स्वयं को कोविड-19 संक्रमण के लिए परीक्षण करवाएं। पटनेकर ने गुरुवार को संवाददाताओं से कहा कि विधायकों को कोविड-19 के लिए खुद का परीक्षण करना चाहिए, क्योंकि वे चालू है मैदान लोगों के साथ घुलना मिलना और उनकी सेवा करना। उनका यह बयान भाजपा विधायक द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के लिए सकारात्मक परीक्षण के 2 दिन बाद आया है।
दक्षिण गोवा के विधायक का इस समय मार्गो शहर के ईएसआई अस्पताल में इलाज चल रहा है। यह विधायक के लिए बेहतर है। पटनेकर ने कहा कि वे अक्सर ऐसे स्थानों पर जाते हैं जहां कोविड-19 के मामलों का पता लगाया जाता है। मैं ईमानदारी से सभी विधायकों से परीक्षण करने की अपील करता हूं। विधानसभा का मानसून सत्र 27 जुलाई से शुरू होने वाला है। विभाग ने गुरुवार को विधायकों को एक सलाह जारी की, जिसमें उन्हें कोरोना वायरस प्रकोप के मद्देनज़र किसी भी बैठक को आयोजित करने से बचने के लिए कहा गया। अमेरिकी प्रौद्योगिकी दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट 4000 कर्मचारियों के साथ नोएडा में केंद्र खोलने के लिए अमेरिकी प्रौद्योगिकी दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट नोएडा में 4000 कर्मचारियों के साथ अपने पहले उत्तर भारत प्रौद्योगिकी हब को खोलने के लिए तैयार है। सूत्रों ने कहा कि परिसर खोलने का निर्णय यूपी एमएसएमई और निर्यात संवर्धन मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रबंध निदेशक और माइक्रोसॉफ्ट के बीच एक आभासी बैठक में लिया गया था। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के संदर्भ में सिंह ने कहा, सोमवार को कॉरपोरेट उपाध्यक्ष राजीव कुमार यूपी नोएडा और ग्रेटर नोएडा में देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी का एक बड़ा केंद्र बन जाएंगे। क्षेत्र में एक परिसर टेक दिग्गज विप्रो का पहले से ही एक कैंपस है। नोएडा केंद्र भारत में बेंगलुरु और हैदराबाद में अपने 2 केंद्रों और उत्तर में पहले के बाद अब कंपनी का तीसरा प्रमुख परिसर होगा। हैदराबाद केंद्र में 5000 कर्मचारी है, जबकि बेंगलुरु में हब के 2000 सदस्य हैं। माइक्रोसॉफ्ट के साथ राज्य में सबसे बड़ी वैश्विक निगमों में एक दुकान खोलने अन्य क्षेत्रों को भी यूपी की और आकर्षित किया जाएगा, सिंह ने कहा। मंत्री ने माइक्रोसॉफ्ट को बताया कि परियोजना के लिए राज्य सरकार के पास पर्याप्त भूमि है। उन्होंने टीम को साइट पर आने के लिए आमंत्रित किया। माइक्रोसॉफ्ट ने हालांकि यूपी सरकार की घोषणा पर कोई टिप्पणी नहीं की है। कोविड-19 गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी हरियाणा को एनसीआर में परीक्षण करने के लिए तेजी से किट का उपयोग करने का सुझाव दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा के एनसीआर शहरों में रैपिड एंटीजन किट का उपयोग करके अधिक कोविड-19 परीक्षण करने पर जोर दिया और सुझाव दिया कि रोगियों के शीघ्र अस्पताल में भर्ती को सुनिश्चित करके मृत्यु दर को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक और उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया। योगी आदित्यनाथ, मनोहर लाल खट्टर और अरविंद केजरीवाल क्रमशः और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन अन्य। गृह मंत्रालय के अलावा एक बयान में कहा गया कि शाह ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में कोविड-19 से लड़ने के लिए एकीकृत राजनीति तैयार करने के लिए 3 मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। गृह मंत्री ने कोविड-19 के संदिग्ध लोगों के अधिक परीक्षण पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि एनसीआर क्षेत्र में संक्रमण दर को कम किया जा सके। बयान के अनुसार उन्होंने कहा कि रैपिड एंटीजन टेस्ट किट के माध्यम से अधिक परीक्षण को अपनाने से संक्रमण को कम करने में मदद मिलेगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सुझाए गए अनुसार प्रवेश दर 10% से कम है। इंटेल कैपिटल 1894 करोड़ रुपए में जियो प्लेटफॉर्म्स में 0.39% हिस्सेदारी खरीदने के लिए इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने वाली कंपनी इंटेल की इन्वेस्टमेंट आर्म इंटेल कैपिटल अरबपति मुकेश अंबानी की डिजिटल इकाई जियो प्लेटफॉर्म्स में 0.39% हिस्सेदारी 1894.50 करोड़ रुपए में खरीदेगी। कंपनी ने शुक्रवार को कहा। इंटेल कैपिटल मार्की फर्मों की सूची में शामिल होने वाली 12वीं कंपनी है जो हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म में निवेश किया है। कुल निवेश राशि 1,17,588.45 करोड़ रुपए में ले जा रहे हैं। मेंटल कैपिटल 4.91 लाख करोड़ रुपए के इक्विटी मूल्य और 5.16 लाख करोड़ रुपए के उद्यम मूल्य पर जियो प्लेटफॉर्मों में 1,894.50 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज और जियो प्लेटफॉर्म्स ने एक संयुक्त बयान में कहा, इंटेल कैपिटल का निवेश जियो प्लेटफॉर्म में 0.39% इक्विटी हिस्सेदारी में पूरी तरह से बदले आधार पर तब्दील हो जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस जियो टेलीकॉम की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स भी शामिल है। बिजनेस जियो 38.8 करोड़ से अधिक ग्राहकों के साथ भारत के बाजार का नेतृत्व करता है। दुनिया भर में अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिए एक मूल्यवान भागीदार होने का बकाया पूंजी है। कॉग्निजेंट में छंटनी 18,000 कर्मचारी बैक्ड आईटी प्रमुख के खिलाफ सरकार से संपर्क करने के लिए कर्नाटक संघ। कर्नाटक और चेन्नई में स्टेट आईटी कर्मचारी यूनियनों ने आरोप लगाया है
कि अमेरिका की टेक फर्म कॉग्निजेंट पूरे भारत में लगभग 18,000 कर्मचारियों की पीठ थपथपाने के बाद बड़े पैमाने पर छानबीन कर रही है। कॉग्निजेंट ने कथित तौर पर कर्मचारियों से इस्तीफा देने का कहा है क्योंकि वे परियोजनाओं को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। कर्नाटक राज्य आईटी कर्मचारी संघ KITU के प्रवक्ता ने बताया कि उन्होंने सभी कॉग्निजेंट कर्मचारियों को प्रबंध दबाव में अपने इस्तीफे का टेंडर नहीं देने के लिए एक अभियान शुरू किया है। श्रम कानूनों के उल्लंघन में बड़े पैमाने पर छंटनी हो रही है। हम राज्य श्रम विभाग के साथ एक शिकायत दर्ज करेंगे, उन्होंने कहा। बड़े पैमाने पर छंटनी की रिपोर्ट कॉग्निजेंट से प्रभावी रूप से कार्यबल उपयोग को प्रबंधित करने के नाम पर आ रही है। पूरे भारत में हजारों कर्मचारी इसके शिकार होने वाले हैं। कर्नाटक राज्य ITS कर्मचारी संघ KITU CITU के बयान के अनुसार कॉग्निजेंट के प्रबंधन द्वारा लिए गए इस अवैध और अमानवीय निर्णय की कड़ी निंदा करता है। राहुल गांधी ने H-1B वीज़ा के निलंबन को रद्द करने की मांग की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा H-1B वीज़ा के निलंबन को रद्द कर दिया जाएगा क्योंकि यह लाखों भारतीयों और अमेरिकी कंपनियों को प्रभावित करेगा। अपने H-1B कार्यक्रम के माध्यम से भारत के विशाल प्रतिभा पूल को गले लगाने से अमेरिका को काफ़ी फायदा हुआ है। इसका निलंबन लाखों भारतीयों और अमेरिकी कंपनियों को प्रभावित करेगा। इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए, उन्होंने कहा। 23 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीज़ा जारी करने को निलंबित करने की घोषणा की, जो भारतीय IT पेशेवरों के बीच लोकप्रिय है। साथ ही शेष वर्ष के लिए अन्य विदेशी कार्य वीज़ा भी। एक महत्वपूर्ण चुनावी वर्ष में अमेरिकी कामगारों की रक्षा करना 24 जून को जारी उद्घोषणा से बड़ी संख्या में भारतीय IT पेशेवरों और कई अमेरिकी और भारतीय कंपनियों पर प्रभाव पड़ने की आशंका है, जिन्हें अमेरिकी सरकार ने वित्त वर्ष के लिए H-1B वीज़ा जारी किया था। वर्ष 2021 की शुरुआत 1 अक्टूबर को हुई। डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति जो बिडेन ने कहा कि अगर वह नवंबर का राष्ट्रपति चुनाव जीतते हैं तो H-1B वीज़ा पर अस्थायी निलंबन हटा देंगे। भारी मांग के बावजूद 31 जुलाई तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें निलंबित रहेगी। विमानन नियामक DGCA ने स्पष्ट किया है कि इस साल 31 जुलाई तक कोई नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ान नहीं होगी। कुछ एयरलाइनों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए बुकिंग शुरू करने के बीच नया परिपत्र आया। DGCA ने एक बार फिर कहा कि चुनिंदा मार्गों पर अंतर्राष्ट्रीय परिचालन को केस टू केस आधार पर अनुमति दी जा सकती है। फंसे हुए लोगों की भारी मांग है अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करें, लेकिन कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या और अन्य देशों में प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को फिर से शुरू करने का आदेश नहीं दिया है। अधिकारियों ने कहा कि मंत्रालय भारत और कुछ चुनिंदा देशों के बीच द्विपक्षीय व्यवस्था की प्रक्रिया में है अंतर्राष्ट्रीय संचालन को फिर से शुरू करने के लिए। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के अध्यक्ष अरविंद सिंह ने गुरुवार को कहा था कि भारत अमेरिका और कनाडा और यूरोपीय और खाड़ी क्षेत्रों में व्यक्तिगत द्विपक्षीय बुलबुले स्थापित करने के लिए बातचीत कर रहा है, जो प्रत्येक की एयरलाइंस को अनुमति देगा देश अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को संचालित करने के लिए। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइंग टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।